दिवाली है डबल डिमांड वाली। जी हाँ, इस बार हिंदुस्तान के लोगों का मूड माहौल है एकदम खुशनुमा, चुस्त दुरुस्त, इकोनॉमी में है बहार, और वो भी तब जब दुनिया भर में है मंदी के संकेत। तो इस मजबूत डिमांड के बीच भारतीय बाजारों में इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक और आने वाली कई दिवाली तक कैसा रहेगा मूड माहौल, और ये मूड माहौल आपको बताने के लिए मेरे साथ देश के 3 दिग्गज फंड मैनेजर्स और बाजार के जाने माने विशेषज्ञ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बसंत माहेश्वरी साहब, आशीष सोमैया साहब और विक्रम कोटक साहब, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवाली की। और उम्मीद करते हैं कि सर जो चेहरे आपके खिले हुए मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी और बाजार के हाल को दिखा रहे हैं, ये हमेशा बरकरार रहे। बसंत सर, पिछले साल से इस साल हम लगभग वही हैं, जहाँ दिवाली पर था वहीं दिवाली पर इस बार भी है। 2-3% ऊपर नीचे होंगे, ज़्यादा कुछ। ये हमने ख़राब काम किया कि ये हमारा अचीवमेंट है? मुझे लगता है कि हम टिक गए, वही बहुत बड़ी बात है। हम तो जून में लग रहा था कि धरती फट जाएगी और हम अंदर चले जाएंगे पाताल लोक में। कोई 12,000, कोई 11,000, कोई 9,000। लेकिन मार्केट का जो डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है मनमोहन देसाई की पिक्चर की तरह हो गया कि हर सीन चेंज होता है, आपको पता ही नहीं चलता है अमिताभ बच्चन कहाँ से गए और कहाँ से आए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर पिछले दिवाली से इस दिवाली देखें तो बहुत ठीक था। अगर हम बीपी और डायबिटीज़ और हार्ट को देखें तो बड़ा मुश्किल रहा एक साल निकालना। वैसे मनमोहन देसाई की पिक्चर का उदाहरण देने से 2 चीज़ें होती है। एक तो ये कि आपका अनुभव सामने आता है कि इतने सालों से आप मार्केट में टिके हैं। दूसरा, उम्र भी सामने आती है। अगली बार अगली दिवाली पे कोई लेटेस्ट वाली पिक्चर का दीजिएगा तो यंगस्टर्स और ज़्यादा सोचेंगे कि अरे सर अनुभवी भी है और हमारे साथ कनेक्टेड भी है। लेकिन बहुत ही सही आपने बताया कि किस तरह से वाकई में हम टिक गए, ये बड़ी बात है। टिक गए, और आप तो SIP को भी इसी तरह से कहीं टिकाने के चक्कर में है। हाँ बिल्कुल अनिल सर, अभी क्योंकि क्या है कि जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हैं, हाँ, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जब पिच खराब होती है, बॉल मूव कर रही है, लो स्कोरिंग मैच है, चेन्नई में डस्ट बॉल है, मोहाली में स्विंगिंग पिच है, तो आमतौर पे जो विशेषज्ञ है, कमेंटेटर है, बोलते हैं कि भैया 50 ओवर खेल लेंगे तो जीत जाएंगे। तो जैसे हम लोग SIP बोलते हैं, तो अभी आजकल हम सबको बोलते हैं स्टे इन प्ले, पिच पे रहिए, डटे रहिए तो निकल जाएगा। क्योंकि संक्षिप्त में अगर बोलूँ तो आजकल का माहौल ऐसा है कि अगर एक बहुत ही समझो एक मोहल्ला है आस पड़ोस में जहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है, और ऐसे मोहल्ले में आपका एक बहुत ब्यूटीफुल हाउस है, सो इफ़ यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस इन अ बैड नेबरहुड, तो आपको बाहर का डिस्टर्बेंस तो आएगा। तो इंडिया में सब बढ़िया रहा, लेकिन बाहर के माहौल की वजह से हमारा भी थोड़ा डिस्टर्बेंसेस रहे इस साल में। तो पूरा साल खेल लिए, वही बढ़िया है हमारे लिए। हाँ ठीक है, रहे, नॉट आउट है, मतलब रन नहीं बनाए तो क्या आउट भी तो नहीं हुए। एब्सोल्युटली। तो आपको फिल्मों के हिसाब से, आप क्रिकेट के हिसाब से, सर विक्रम सर आप तो कुछ खाने पीने के हिसाब से जोड़ के बताइए कि मतलब इस बार मतलब दिवाली से दिवाली तक नमकीन है या मिठाई? दिवाली से दिवाली तक कह सकते हैं अगले 5-6 महीना नमकीन रहेगा। थोड़ा हार्ट बीट वाला जो एग्जांपल दिया वैसा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल नहीं तो पीछे वाली का बताओ, पूरे साल में, क्योंकि आप तो देखो 2 साल का फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, मार्केट किधर भी जाए। 2 साल का व्यू से लेके चले अनिल जी, तो 40% रिटर्न यहाँ से बन सकता है निफ्टी में। तो ये 2 साल का व्यू से, बट 6 महीना अगला नमकीन रहेगा, बिकॉज हम जैसे आशीष ने बताया कि हम ग्लोबल बाजार में बैठे हुए हैं, हमारा माहौल अच्छा है, हमारी डिमांड डबल है, बट क्या होता है कि आजू बाजू के सराउंडिंग से हमको इम्पैक्ट होता है शॉर्ट टर्म में। दुनिया का 18% पॉपुलेशन इस कंट्री में है, तो 18% पॉपुलेशन फीड करेगा, उसका डिमांड तो आने वाला है, जाने वाला नहीं, तो उसको तो एक बड़ा पॉजिटिव देख लीजिए आप। यंग पॉपुलेशन भी है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो दुनिया में कहीं पे पावर नहीं है, कहीं पे उनकी करेंसी की हालत ख़राब है। 30% दुनिया डिफ़ॉल्ट के स्टेज पे खड़ी हुई है, फॉरेक्स रिजर्व्स ही नहीं है 30% ऑफ द वर्ल्ड के लिए। तो ऐसे माहौल में टिका रहना और नमकीन भी रहना, वो भी अच्छी बात है। जब तक आप नीचे नहीं जा रहे हो तब तक आप सही जा रहे हो। तो 1 साल में जैसे आपने बताया रिटर्न नहीं बना है, बट अगले 6 महीना और भी टफ ही रहने वाले हैं, बिकॉज डॉलर देवता ऊपर जा रहे हैं वन वे, और वो सब करेंसियों को साफ करते करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इसमें इंडिया काफ़ी स्टेबल स्टेज पे, और वो उसका सबसे बड़ा रीज़न 3 रीज़न है। डेमोग्राफी, दूसरा आपकी इंट्रिंसिक डिमांड जो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइव्स हियर, एंड तीसरा डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज ने काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें। तो मुझे लगता है ये माहौल ख़राब नहीं है। दिवाली भले 1 साल में नहीं बना, बट पिछली दिवाली अब देखिए, 1 साल पहले की दिवाली से लास्ट दिवाली हम 60-70% ऊपर थे, तो हर साल 60-70% ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो यूनिट और एक्चुअली शायद पिछली बार हम बात कर भी रहे थे कि अगर अगली दिवाली तक है ना हम खराब ना हो तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। और अगर आप ये कह रहे हो कि 2 साल में 40%, यानी कि दिवाली 2024 24-25 हज़ार का तो निफ्टी हो ही जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर सर। हेडलाइन तो आपने दे दी कि विक्रम कोटक जी ने कहा है कि 25,000 की
दिवाली 2024 की मनाने की तैयारी करें, उससे पहले ही हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन जो दिक्कतें हैं, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं बसंत सर कि हमारी अपनी कम है, बाहर की ज़्यादा है। आजकल हमारे में थोड़ी है ना वो अकड़ सी आ गई है वैसे, कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम जानो, हमें क्या लेन देना। ये कब तक चलेगा? वो सुधरेंगे या हम सुधरेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि वो आप एक बार किसी को डराते हो, हाँ, इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन ने हमें डरा दिया, बार बार हम नहीं डरते। मतलब अंधेरे में आप जाते हो, कोई पीछे भौ करे आपको, आप एक बार शक पका जाते हैं, दूसरे तीसरे बार नहीं होता, हम यूज टू हो जाते हैं उसके। मुझे लगता है आप कोई नया इवेंट आप लाएंगे बाजार में तो हम डरेंगे, ये सबसे तो हम डरना भूल गए, अब हमको डरने का नहीं है। नया इवेंट कुछ आएगा तो वो तो किसी को ही नहीं पता है। अगर आपको, मुझे, सबको पता है कि इवेंट आने वाला है तो उस इवेंट की कीमत नहीं है। तो ब्रॉडली मुझे कोई ना बहुत बड़ा मंदी ना बहुत बड़ी इमीडिएट तेजी नजर आती है, बट जनवरी के बाद मुझे लगता है ये जो फेड वाले जो मेन स्विच वहां से जो ऑफ करके रखे हैं, वो जो वहां छोड़ेंगे कि हाँ इंटरेस्ट रेट अब हमको फ्लैट रखूं क्या कट करूं। अब आप बोलेंगे कि उन्होंने बोला अगले पूरे साल तक ये इंटरेस्ट रेट रखेंगे, तो अमेरिका में तो हाउसिंग कोलैप्स हो जाएगा। 7% इंटरेस्ट रेट पे वहाँ कोई घर ले नहीं सकता है। $1000 जिसकी EMI मीडियन थी, वो मीडियन $1800-1900 पे आ गई है। तो हाउसिंग कोलैप्स होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मच्छर को मारने के लिए आप ऐसा स्प्रे नहीं देंगे कि आदमी भी मर जाए वहाँ पे। सही बात। तो वहाँ वो वाली स्कीम है। मुझे लगता है जनवरी तक का तकलीफ है, 2-3-4 महीना निकालना है, सबको निकालना है और चुप से बैठना है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। रोज हेडलाइन आएगी, रोज हेडलाइन जाएगी, कभी ये डेटा आएगा, कभी वो डेटा आएगा। आपको देखना है जनवरी तक मैं कैसे निकालूं। जनवरी क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जनवरी में फाइनल इंटरेस्ट रेट हाइक अगर वो किए तो वो हो जाएगा। Correct. उसके बाद हम डिस्काउंट करेंगे कि अब कट कब आएगा, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद। तो बाजार मुझे लगता है जनवरी तक मैक्सिमम प्रॉब्लम है, उसके बाद ठीक रहना चाहिए। जनवरी तक का प्रॉब्लम है। तो और इसका मतलब ये कि आपका नए साल वाला जो इंटरव्यू होगा उसमें आप बहुत बुलिश होंगे। हम बुलिश तो पैदाइशी बुलिश है, कभी रोते भी और हंसते भी हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। विक्रम सर, आप तो दुनिया भर के बाजारों पर बड़ी गहरी पकड़ भी रखते हैं। तो अमेरिका वैसे भी नैस्डैक 35% नीचे, डाउ 24-25% नीचे टॉप से हो गया कि अभी और होना बाकी है? नहीं, अभी काफ़ी बाकी है, क्योंकि बाकी है? तो काफ़ी बड़ा भी था ना वो, ऐसे 7-70%, 100% 5-5 गुना स्टॉक हुए थे। आप क्रिप्टो देखो कैसे बढ़ा था। तो अभी भी मुझे लगता है फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का रीज़न है मेरे हिसाब से ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये डॉलर को सेव करना है। अच्छा। आज क्या हो रहा है, दुनिया बोल रही है मैं रूपी रियाल ट्रेड करूंगा, वो बोलता है मैं रूबल युआन ट्रेड करूंगा। तो 60% वर्ल्ड की करेंसी डॉलर है। वो बोलते हैं अभी डॉलर को टिका के रखो। अभी डॉलर को आपने स्ट्रांग रखा तो बाकी सब तो मर जाएंगे। दैट इज एग्जैक्टली द प्लान। तो मुझे लगता है जो फेड का प्लान है वो ज़्यादा इन्फ्लेशन से ज़्यादा करेंसी मैनेजमेंट है कि अपनी करेंसी कैसे टिकाए रखे, करेंसी कैसे स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली अदर प्लेयर्स विल गेट इम्पैक्टेड बैडली। तो ये मेरा मानना है। और हो गया मेरे हिसाब से नहीं हुआ है दुनिया में, बिकॉज दुनिया की जो प्रॉब्लम है बहुत अलग प्रॉब्लम है। दुनिया में 3 अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये फाइनेंशियल वॉर हो रही है विच इज इकोनॉमिक वॉर, सेकंड जियोपॉलिटिकल जो हो रही है वो, और तीसरा जो बड़ा सप्लाई चेन का इशू है और डेमोग्राफी जिस तरह से ओल्ड होती जा रही है। तो आप देखो यूरोप में क्या सिचुएशन, आप यूके में देखो, मैं सुन रहा था यूके में अभी कि आप बाहर नहीं निकल सकते। उल्टा रेस्टोरेंट में बैठे, बटवा हाथ में रखा हुआ, मोबाइल रखा हुआ, हाथ में उठा मार के लेके जाते हैं लंदन में। ये आजकल लेटेस्ट सुन रहा हूँ मैं, और ये एक नहीं 5-6 इवेंट सुनी है मैंने। भाई वो माहौल एक जमाने में इंडिया में था, 90s में हम बोलते थे कि कुछ रखो मत लेके जाएंगे। अभी वो माहौल, इंडिया इज बिकम मोर सिक्योर्ड, दुनिया उल्टा होते जा रहा है। करेक्ट। तो वर्ल्ड इज गेटिंग टू वेरी वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम। वो डिजाइन इटसेल्फ इज सो बैड कि वो प्रॉब्लम चलता रहेगा। और मुझे लगता है हमको, जैसे बसंत जी ने बताया, कि हमको ज्यादा दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। अपने को 3 ही चीज देखनी है। एक तो अपना SIP फ्लो जो आशीष भाई चला रहे हैं वो मजबूत रहे, टिका रहे। तो उसके सामने क्या, जैसे आप देखो लास्ट अक्टूबर से जून तक $35 बिलियन गोरे बेच के गए। कहाँ गया माल? सब SIP में और HNI के पास गया है। अगर वो टिका रहा तो हम, जैसे वो बाउंस होता है जब भी 4 महीना 6 महीना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, वो बाउंस के साथ वापस आएंगे, बड़े बाउंस के साथ वापस आएंगे। बट ये पूरा हो गया, ये मानना मेरे हिसाब से दुनिया में नहीं हुआ है। दुनिया में और ट्रबल्स बाकी हैं, ट्रबल चलते रहेंगे। और ये जियोपॉलिटिकल, ये वॉर रशिया यूक्रेन की नहीं है, ये वॉर वेस्ट और other countries की है। So China, Russia combine, you combine the one bracket and other side is the West. So ये वॉर, मुझे लगता है ये वॉर और भी डर्टी होते जाएगी, खराब होते जाएगी। बट हमको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। जैसे बताया, बस हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया पे क्या हो रहा है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना डिमांड है, दिवाली में सब डबल सेल हो रहे हैं, क्यों सोचना ही, क्यों? 4-6 महीने में लेने ही है वेट बस। फॉर बैड डे एंड जहाँ पे खरीद लो, और क्या यही करने, और कुछ करना नहीं। बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। तो विक्रम सर जो बोल रहे हैं कि भाई SIP चलती रहे और क्या चाहिए, आज तक तो सब लोग है ना रिटेल को बेवकूफ़ी समझते हैं। बोले ये जब लेने आए तब मतलब टॉप बन जाएगा, ये बेचने आए मतलब कई सारे वो रिटेल ब्रोकर होते हैं ना जिनके देख ले भाई तुम्हारे यहाँ पे पे आउट है,
बता दो, उससे पता चल जाता है मार्केट का बॉटम कहाँ बनना है, टॉप कहाँ बनना है। अब सिचुएशन तो बदल रही है, कब तक बदली रहेगी? ये परमानेंट बदली है टेम्परेरी, ये बताइए। एक्चुअली देखिए क्या है कि एक तो रिटेल का डेफिनेशन मेरे ख्याल में चेंज हो गया है। जो लोग 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले सोचते थे, वो डेफिनेशन अनिल सर अभी रहा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे पॉपुलेशन जो है, देखिए 20-25 साल पहले म्यूचुअल फंड में या शेयर बाज़ार में पैसा कौन डालता था? वो बंदा जिसने पीपीएफ, एनएससी, इंटरेस्ट रेट पे देना, इनफॉर्मल मार्केट में देना, सब कर लिया, कुछ पैसा बच गया, फिर बोले आईपीओ लगा दो, शेयर बाज़ार में कर दो। लेकिन आज रिटेल मतलब आज कौन लगा रहा है बाज़ार में या म्यूचुअल फंड में पैसा? 25-30 साल के लोग हैं जो तनख्वाह कमा रहे हैं। अच्छा, इनकी जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और इनकी जो रिस्क एपेटाइट है और इनकी जो विचारधारा है, ये 20 साल पहले के रिटेल इन्वेस्टर से बहुत अलग है। ये लोग ही, ये प्राणी अलग है बिल्कुल। तो पहले के फ्रेमवर्क्स या पहले का लॉजिक अब नहीं लगा सकते। इसीलिए आप देखिए कि मार्केट जब गिरता भी है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इनको फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए, कभी डरेंगे ही नहीं। लेकिन क्या है कि आप देखिए पिछले 2 साल में 2 बार कोविड में गिरा, इस बार भी तो 18% मार्केट डाउन था। तो लोगों, किस चीज़ से लोग डरते हैं वो चेंज हो गया है। अभी क्या ये मार्केट के गिरावट से ऐसा कोई बहुत बड़ा लोगों का चेंज, रिस्क टॉलरेंस चेंज हो गया, इन्वेस्टर भी चेंज हो गए। तो एसआईपी तो मुझे लग रहा है कंटिन्यू होगी। दूसरी क्या है कि जो रिलेटिव रिटर्न है दूसरे सब इन्वेस्टमेंट्स का, वो भी कोई ज़्यादा इसको टक्कर दे नहीं पा रहा है। कहीं और भी तो पैसा बनना चाहिए। और लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा असर है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 9% दे दीजिए, लेकिन उसकी सर्विस एक ऐप पे पेपरलेस और डिजिटल नहीं है तो वो नहीं चलेगा। मैं कई मीटिंग्स में जाता हूँ, 21 साल के लड़की को मैंने पूछा कि बेटा आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे है? तो उसको नहीं पता था बैंक अकाउंट कहाँ पे, उसने मुझे एक ऐप का नाम बताया। अच्छा। मैं बोला बेटा आपको पता है ये ऐप अपना बैंक अकाउंट कहाँ पे खोलता है? तो नहीं पता है। तो आप देखिए कि उसी बैंक के काउंटर पे जाके अगर अकाउंट खोलना है ना तो नहीं होएगा। सही बात। लेकिन वो ऐप पे है ना। सो आई थिंक डिजिटाइजेशन है, आदतें चेंज हो रही है, इन्वेस्टर का डेफिनेशन, इन्वेस्टर कौन है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसके वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। एक और ऐड करूंगा जी, एसआईपी के साथ आपको भी टिके रहना है, क्योंकि आप लोग भी क्या है बहुत मजबूती से रखते हैं बाजार में रिटेलरों को। हम तो बेच नहीं देते आजकल। आप बेचते देते नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो आप मजबूत टिके रहे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बिल्कुल। और आप जैसे फंड मैनेजर्स हैं, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आप लोग देते हैं, तो क्यों नहीं, अब पैसे बन रहे हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। अब फिर भी मैं बोलूँ उसका फ़ायदा नहीं है, बसंत सर बोलेंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा। बसंत सर अगली दिवाली यहाँ से, मतलब पहले तो एक मैं जरा वो रैपिड फायर वाला पूछ लूँ, अगली दिवाली यहाँ से ऊपर होंगे, नीचे होंगे या आसपास ही होंगे? ऊपर होंगे, ऊपर, काफ़ी ऊपर होंगे। एक मौका मिलेगा गिरावट का, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेट ऊपर, नेट ऊपर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे क्या कारण है आपको लगता है कि अगली दिवाली ऊपर होंगे? क्योंकि अब हमारे पास कोई नेगेटिविटी का, जितना बाजार क्या है ना, प्राइस इन करता है हर चीज़ को। आप कोई भी न्यूज़ ले आइए और शेयर का भाव दे दीजिए, कुछ भी न्यूज़, न्यूक्लियर अटैक भी हो गया, बाहर सर्किट डाउन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्राइस इन कर देंगे। मुझे लगता है नेगेटिविटी जो प्राइस इन हो रही है, अनलेस कोई फेड बोले कि मैं 1.5 साल तक इंटरेस्ट रेट घटाऊंगा ही नहीं, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये प्रॉब्लम है कि यूएस इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जाएगा। अगर वो 1.5 साल तक इंटरेस्ट रेट रखे जैसे यहाँ पे, तो अमेरिका इकोनॉमिक कोलैप्स डजंट मीन 1929, इट मीन्स कि लोग बेकार हो जाए, काम नहीं रहा, तो वो रहेगा। अगर वो रहे तो ऐसे भी आप शेयर बेच दीजिए, आपको फिर इंटरेस्ट रेट का चिंता ही नहीं है। आपको ये सोचना है 2024 में यूएस में इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन है। इंडिया का इलेक्शन उतना मैटर नहीं करता है। मिड टर्म इलेक्शन तो बाइडेन शायद हाथ धो के हारेंगे, बट उसके बाद कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा। और मुझे लगता है कि नेगेटिविटी प्राइस्ड इन है और नया नेगेटिविटी लगता नहीं है कुछ आने वाला। ओके, तो मतलब बुरी खबर कुछ भी नहीं है और बाकी हम ठीक ठाक ही कर रहे हैं आपके हिसाब से? मैंने बता दिए 3-4 फैक्टर। मैं तो यूएस देखता भी नहीं हूं, मैं तो उनको जो करना है तो आप एक फोकस शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट वो उसके लिए देखते हैं क्योंकि यार लेने का चांस मिले। हाँ, रोज ऊपर नीचे होता है तो वो थोड़ा नजर रखनी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको 3 बता दिया, उसमें चौथा जो आशीष से बोला ऐड कर दूंगा। एक तो डेमोग्राफी, गवर्नमेंट का काम अच्छा हो रहा है यहाँ पे, और जैसा इतना बड़ा पॉपुलेशन जिसको फीड करना है, जिसको समझ है, मीडिया है, इंटरनेट है, डिजिटल है, वो सब हेल्प कर रहे हैं। चौथा सेविंग्स। अगर 50% इंडिया का पैसा रियल एस्टेट, $11 ट्रिलियन का सेविंग पूल है इंडिया का, वो $11 ट्रिलियन 50% रियल एस्टेट में, 16% गोल्ड में जो अपनी पुरानी फेवरेट होती थी, 17% एफडी में, 5% इक्विटी में, बड़ी मुश्किल से 5 हुआ है। 5 का 10 हो जाए तो बहुत हो गया। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है, खाली जानते पीछ पे रहना है बस। हाँ, बस जमे रहें, डटे रहें और इन्वेस्टेड रहें। सर, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस दिवाली पे कहाँ मौके आपको दिखते हैं? क्या थीम्स हैं, क्या सेक्टर्स है जो पॉजिटिव रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बाहर के माहौल की वजह से टाइम टू टाइम वॉलेटिलिटी, करेक्शन, तो
बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स है, सब हमने डिस्कस किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडी रहना चाहिए कि कब अपने को, जैसे थोड़े दिन पहले 15,000 निफ्टी हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 10-15% अगर कभी मिले तो रेडी रहना चाहिए, मौका आएगा छक्का लगाने का, अगले 2-3 महीने में आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है, क्योंकि ये देखिए कंजम्पशन का पूरा 20 साल पहले का और आज का पूरा सेक्टर ही चेंज हो गया है। पहले वो होता था HUL ITC, अभी इसमें मतलब पूरा का पूरा स्मॉल कैप मिड कैप जो पूरा एरिया है। सेकंड, अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, इंजीनियरिंग R&D हो रहा है, जो भी जिसको चाइना +1 बोल लीजिए, आजकल यूरोप +1 बोल लीजिए, वो पूरा जो है। थर्ड इज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो हमेशा हॉट फेवरेट रहेंगे। और चौथा है कि बैंक्स के अलावा का जो फाइनेंशियल है, मतलब कैपिटल मार्केट, एसेट मैनेजमेंट, रजिस्ट्रार, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी इसको बेचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगले डिकेड तक। अच्छा, सब कुछ जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है, बिकॉज हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है पिछले 20 साल में, 20 साल पहले हर कुछ काम बैंक से होता था। आज आप देखिए बैंक भी बाजार के इंटरमीडिएरी बन गया एक्चुअली। बैंक का पैसा भी, बैंक का काम भी क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, ब्रोकिंग कंपनी चलाना, ये सब करना। यस। सो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया इकोनॉमी, और हमारा पूरा का पूरा कारोबार अभी कैपिटल मार्केट से होता है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी फाइनेंशियल्स हैं विच आर नॉन बैंक बट कैपिटल मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल्स, वो चलेंगे, इसमें बहुत बड़े ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे तो विक्रम सर, आपको तो कोई समस्या आती नहीं है, तेजी हो मंदी हो, स्टॉक पिकिंग ज़बरदस्त रहती है, आपके लिए पैसा बनाना आसान काम है। अब कहाँ बनेगा आपका पैसा? एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। अच्छा, क्या बात है, कॉपी पेस्ट। तो एक तो सबसे बड़ा PLI जो थीम है, हाँ। तो इंडिया में क्या हुआ, 20 साल से एक्चुअली देखा तो केपेक्स सीरियसली हुआ नहीं था। कभी प्राइवेट करता था, कभी पब्लिक करता था। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि पब्लिक केपेक्स के पीछे पीछे प्राइवेट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट 2015 में शुरू हुआ था, मेक इन इंडिया। अभी मेक इन इंडिया तभी मोदी जी ने नहीं सोचा था कि डीग्लोबलाइज वर्ल्ड हो जाएगा, कोविड के बाद सब झगड़ा करेंगे, वो नहीं सोचा था। उन्होंने बोला यार इतनी बड़ी आबादी है, लोकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो करना चाहिए। अभी वो चालू हुआ मोबाइल फ़ोन से, वो आया इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, अभी जाके अब चिप्स की बात कर रहे हैं हम डिफेंस इतना बड़ा चालू कर दिया हमने, बाहर वाले डिफेंस के अपने से हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं। सो ये जो सारा थीम है मेक इन इंडिया, ये सबसे बड़ा थीम रहेगा मेरे हिसाब से। दूसरा थीम जो आशीष ने बताया, फाइनेंशियल अदर देन बैंक्स, जहाँ पे एक्सचेंजेस से लेके रेटिंग एजेंसी ले लो, या म्यूचुअल फंड्स ले लो, या रजिस्ट्रार DP, ये थीम बना रहेगा। इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, 2 से ज़्यादा होने वाले नहीं है, तो आपको क्यों बेचना है? अगर 5% आबादी अगर पैसा डालती है इक्विटी में, 5% सेविंग आता है, 5 का 25 हुआ तो क्या बढ़ेगा? तो सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, प्राइवेट बैंक्स जिनकी इंटरेस्ट साइकिल थोड़ी शॉर्ट टर्म में ऊपर भी रहे, तो भी 1 साल तक मुझे लगता है इनकी प्राइसिंग पावर, इनका रिस्क मैनेजमेंट, इनका क्रेडिट ग्रोथ, ये सब जो केपेक्स के पीछे पीछे है, तो प्राइवेट बैंक भी अच्छा करेंगे। सो मोटा मोटी सेम टू सेम सेक्टर्स है जहाँ पे, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज राइटली सेड, हर जगह पे हम देखो 10-12% पेनिट्रेशन है। क्या हम AC नहीं खरीदेंगे ज़्यादा, हम ज़्यादा वॉशिंग मशीन नहीं खरीदने वाले हैं, तो फोकस करिए उस पर और उस पर बने रहिए, वही करना है और कुछ करना नहीं ज़्यादा। किसी के भी सेक्टर्स है ना, ग्लोबल मार्केट से और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए किसी के आ नहीं रहे, सब लोकल कंजम्पशन पर ये बुलिश है। तो बसंत सर, आप कहाँ बुलिश है? नहीं, अभी क्योंकि बाजार नीचे से ऊपर आ रहा है तो आप अक्रॉस द बोर्ड ले सकते हैं। जब ऊपर में आप रहते हैं तो आप सेलेक्टिव होने की चेष्टा होती है। बुलिश से ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके पास है उसको ना बेचें, सुने नहीं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो नंबर ऑफ ब्रोकिंग अकाउंट्स जितने खुल रहे हैं, जो ऑनलाइन ब्रोकर्स है, वहाँ बड़ा गेम है। तो रिकमेंडेशन नहीं, आप CDSL देखिए। लेकिन मैं ऑप्शन का अगर सट्टा करता हूँ तो CDSL को फायदा नहीं होता। Correct. और 90% से ऊपर लोग ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन बेचते हैं, जो करते हैं। तो ऑनलाइन ब्रोकिंग जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे करने चाहिए ब्रॉड स्केल पर। बाकी तो कंज्यूमर ऑब्वियसली एवरग्रीन है, उसमें तो कोई वो नहीं है। मुझे लगता है IT कहीं ना कहीं बॉटम बना के ऊपर आ रहा है, बिकॉज डॉलर जो है अक्रॉस बोर्ड। 2 मिनट अनिल जी आपका लूंगा। मुझे लगता है डॉलर जो है DXY नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों? हाँ, दुनिया में छापता डॉलर कौन है? एक कंट्री, अमेरिका। यूज डॉलर कौन करता है? बाकी 170 कंट्रीज सारी। तो अगर इंडिया की GDP 5 ट्रिलियन होगी तो हम ज़्यादा डॉलर कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे, इन्फोसिस अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा डॉलर रखेगा। सो एक ऐसी चीज़ है जो एक ही देश छाप रहा है और पूरी दुनिया उसको यूज़ कर रही है। हम देखते हैं डॉलर छापा इतना तो गिरना चाहिए, लेकिन क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, जो हाईएस्ट किसी को 32 मिला तो फर्स्ट उसी वही आएगा जो 100 में 32 लाया। तो डॉलर किसके अगेंस्ट नीचे जाए? यूरो के अगेंस्ट, यूरो की अपनी प्रॉब्लम है। येन के अगेंस्ट, येन की अपनी प्रॉब्लम है। युआन में मुझे भरोसा नहीं है। इंडिया इज टू स्मॉल करेंसी। तो क्योंकि
अब अंधों में काना राजा तो हम नहीं बोल सकते, बट कुछ कुछ वैसा सोच रखना चाहिए कि रिलेटिव स्पीकिंग, रिलेटिव हिसाब से डॉलर सबसे मजबूत करेंसी और डॉलर ऊपर जाएगा। तो आदमी ये नहीं सोचे कि डॉलर कोलैप्स, डॉलर इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज प्रिंटेड ऑन, ये सब कुछ नहीं है। डॉलर अगर आप 5 साल 6 साल 10 साल बाद देखेंगे, आप बहुत गणित लगाएंगे, आपको डॉलर ऊपर जाएगा। तो आईटी मुझे लगता है जैसी अमेरिका स्टेबल होगी, आईटी सेक्टर में अच्छा मिड कैप आईटी में बन सकता है। आईटी प्लस जो एक्सपोर्ट करने वाली दूसरी कंपनियां थोड़ा बहुत एनीथिंग। ओके, कमोडिटीज और कमोडिटी स्टॉक्स, आई मीन नहीं, कमोडिटी के पीछे तो फेड लगा हुआ है। अच्छा। तो अब फेड अगर वहां बंदूक लेकर शूट कर रहा है, आप कमोडिटी अगर सोच रहे हैं वापस ऊपर जाएगा, तो फेड इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ा देंगे। तो फेड जब तक चैन नहीं लेगा, जब तक कमोडिटी वो कोलैप्स नहीं हो जाए। और कमोडिटी, लेकिन रशिया ट्राई कर रहा है यूक्रेन की लड़ाई लंबा करे, वो नया अफगानिस्तान बनाए वहां पे, क्योंकि उसका क्रूड बिकता है $70-80 पे। Correct। तो मुझे नहीं लगता रशिया चाहे तो मेरे ख्याल से वो 6 दिन में यूक्रेन खत्म कर सकता है। ज़ेलेंस्की को कहीं पे बॉम्ब कर दो, कीव पूरा खत्म, कहाँ जाएगा। बट उसके भी इंटरेस्ट में है कि एक एक दिन जब लड़ाई होती है, मेरे तो खर्चे लग रहे हैं, लेकिन मैं अपना माल ऊंचे भाव में टिका रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स विथ मिलिट्री चल रहा है, जो मुझे लगता है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, कुछ और एसेट क्लास है, नो डाउट इक्विटी पे तो आप सब लोग बुलिश हैं, वहाँ पैसा लगाए नहीं लगाए? रियल एस्टेट, फिक्स इनकम और गोल्ड, इन तीनों पे क्या लेना है नहीं लेना है? हाँ, पहले लास्ट तो मैंने वो क्रम में पूछा था। लास्ट मैंने आपको बोला था रियल एस्टेट, इक्विटी, गोल्ड, ऐसे मैंने बोला था, मुझे याद है बराबर। ये टाइम मैं बोलता हूँ इक्विटी, हाँ नंबर 1, ओके, बॉन्ड, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। गोल्ड एंड रियल एस्टेट, ये 4। सर आपकी प्रश्न? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर बॉन्ड्स की बात करें तो पहले तो मीडियम टर्म में रहना चाहिए। लंबे बॉन्ड्स अभी तक लेने का टाइम, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म या मीडियम, 3 ईयर 5 ईयर पेपर लेना चाहिए। बट लेकिन आप 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 1 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि मामूली गिरावट के बाद अल्टीमेटली इक्विटी विल आउट परफॉर्म। सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट आई थिंक स्टिल हैज़ अभी भी स्कोप है, मुझे ऐसा लगता है। पिछले 2 साल से मैंने भी बोला था रियल एस्टेट काफ़ी उसमें रिटर्न भी आया है। करेक्ट। स्टॉक्स में भी आया है, रीट्स में भी अप्रिसिएशन आया है, प्रॉपर्टी में भी आया है। अभी इक्विटी मेरा टॉप रहेगा। नहीं रडार पे जब तक जैसे बसंत सर भी बोल रहे हैं, जब तक डॉलर स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, तब तक गोल्ड ऑल्टरनेटिव बनता नहीं है, बन नहीं पाएगा। सर आपकी क्या प्रेफरेंस है? बाकी मेरे पास तो सिर्फ इक्विटी है, तो मैं तो इक्विटी रेकमेंड करूंगा। लेकिन मेरा एक मानना है, इतना इन्फ्लेशन आ गया, गोल्ड में कुछ क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है गोल्ड एज अ हेज ऑफ इन्फ्लेशन वाला थ्योरी जो है खत्म हो गई, वो कहीं कहीं ब्रेक हो गई है। और अगर आपको रियल पैसा बनाना है तो, और जो बहुत चैंपियन लोग हैं, नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर जब भी इंटरेस्ट रेट आपको लगे, लंबे ड्यूरेशन बॉन्ड्स ले लीजिए, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट घटेगा अल्टीमेटली, तो वो शेयर बाजार का बाप का पैसा देगा अगर आप हिसाब लगाएंगे। बिकॉज वो 30 साल का, जब यहाँ पे तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वो तो टाइम है ना अभी। हाँ, मुझे लगता है नेक्स्ट 1-2-3 महीना, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए। फिर 2 साल बाद आप बेच दीजिए। आपको 30 साल नहीं रुकना है, आपको 28 साल के पहले ही बेच देना है उसको। बट वो जब इंटरेस्ट रेट वापस नीचे आएगा, तो वो बॉन्ड के दाम बहुत ऊंचे बढ़ जाएंगे। कोटक जी अच्छे से शायद समझा पाए, तो मुझे लगता है वो देखना चाहिए जिसको बॉन्ड्स करना है। हम तो इक्विटी वाले ही हैं। मतलब फिक्स इनकम में भी अच्छे मौके बन सकते हैं। आप भी सेकंड नंबर पर रख रहे हैं, आपको भी पसंद है। एक अब तक वैसे तो पिछले साल से लेके इस साल निकाल लिया आराम से रिटेल इन्वेस्टर्स ने, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए अगली दिवाली तक के लिए। तो सर वो जरा एक बूस्टर डोज दे दीजिए कि मतलब क्या करना है दिवाली से दिवाली तक। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक स्टॉक है जो 40% बढ़ रहा है नहीं, बता रहा हूँ, इंडिया में नहीं है, बाहर है, टेस्ला है, मेरे पास है। तो अगर वो स्टॉक 40% गिर गया और उसकी अर्निंग्स 40% बढ़ गई, तो स्टॉक बहुत सस्ता हो गया। भाव ना देखें, अगर भाव गिर रहा है और आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है उस कंपनी की, तो वो स्टॉक सस्ता हो जा रहा है, वो गिर नहीं रहा है। ये बोलना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन आज का रिटेल इन्वेस्टर वैसा नहीं है। जब हम स्टार्ट किए थे, हम रिटेल थे, लेकिन हम सिर्फ भाव देखते थे, हमको उसके आगे कुछ पता ही नहीं होता था। आज का रिटेल इन्वेस्टर पढ़ता है, लिखता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, अपनी पढ़ाई जितना एफर्ट डाल रहे हैं वो देखें, और जिसकी अर्निंग्स बढ़ेगी उसका भाव तो आता ही आता है। इंटरेस्टिंग बात बोली यार, ये तो मतलब अलग तरीके से सोचने वाली बात होगी। ये ना सोचे कि भाव गिरा है, ये सोचे कि शेयर सस्ता हो गया। वाह, बताएं सर। मुझे ऐसा लगता है अनिल सर के अगले, जैसे दिवाली से दिवाली बात कर, उसको तो जवाब दे दिया कि इक्विटी में बनेगा, लेकिन थोड़ा अगर लंबा अगर देखेंगे ना, तो मैं जहाँ पे भी निवेशकों से मीटिंग करता हूँ, बोलता हूँ कि अगले 10 साल में इंडिया में पैसा नहीं बनाने के लिए आपको टैलेंटेड होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। क्योंकि क्या है कि एक एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और आप नीचे जाके दिखा दें तो आप बहुत टैलेंटेड हैं एक्चुअली, और सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप सही जगह पे हो। नीचे जाने की कोशिश करें तो फिर बड़े बेवकूफ़ है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप राइट प्लेस, सही बात है, राइट टाइम,
लेकिन राइट प्लेस राइट टाइम में केवल लक की बात नहीं है, राइट प्लेस राइट टाइम पे राइट चीज़ें भी करना बहुत, खड़े हो जाओ, अपने आप ऊपर जाओगे। हाँ बहुत बहुत सही जगह जरूरी खड़े है, हो। बहुत सर, जरूरी है। अभी खाने का एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले शुरू में आप बता रहे थे, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? गाजर चाहिए जो इंडिया की डेमोग्राफी है, ड्राई फ्रूट चाहिए जो इंडिया का यंग पॉपुलेशन और अंडर पेनिट्रेशन है, सॉरी पेनिट्रेशन है, और तीसरा जो आपको बाकी सारी जो चीजें चाहिए, पानी या मिल्क या जो भी चाहिए, मावा चाहिए, जो भी चाहिए, वो गवर्नमेंट है। तो ये तीनों हो गई। अभी आप हलवा बनाने पे फोकस करिए, राइट स्टॉक पकड़िए, राइट चीज़ों पे फोकस करिए और अच्छा हलवा बने उसकी ट्राई करिए, रादर देन थिंकिंग कि हलवा बनेगा कि नहीं। तो जस्ट फोकस ऑन यूजिंग दिस रेसिपी इन अ करेक्ट वे एंड एंजॉय। इट्स अ टाइम टू एंजॉय फॉर नेक्स्ट 10 years. And we are lucky we are in this world where India is in demography favorable, सब कुछ चीज़ें बनी हुई है, बस आपको सही तरीके से हलवा बनाना है, बस ट्राई करना है। पिक्चर सुपर हिट है, बस टिकट खरीद के 3 घंटे बैठना है। हाँ, थिएटर में आना है या OTT में देखना है या घर पे आपकी टीवी पे या मोबाइल पे, ये आपकी चॉइस है। यानी कि पैसा किस तरह से लगाना है, सीधे इक्विटी खरीदें, कोई और ट्रेडिंग करें, म्यूचुअल फंड से या अच्छे PMS आप देखें, ये आपकी चॉइस है। बस मूवी की टिकट खरीदना है, पैसा लगाना है और 3 घंटे तक टिके रहना है, यानी कि थोड़ा समय देना है इन्वेस्टमेंट को। ये मानना है हमारे तीनों ही दिग्गज एक्सपर्ट्स का, विक्रम कोटक सर, आशीष सोमैया साहब और साथ ही वसंत माहेश्वरी सर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस दिवाली की खास पेशकश में हमारा साथ देने के लिए। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।